हेलो, नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग बात करेंगे इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड स्कीम, चुनावी बॉन्ड योजना के बारे में, जो अभी सुप्रीम कोर्ट ने 15 फरवरी को इस पे रोक लगा दी है, तत्काल प्रभाव से रोक लगाई है। और जो इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड एसबीआई बैंक जारी करता था, उस पे पूरी रिपोर्ट तलब की गई है कि इन 5 सालों के बीच में जब से चुनावी बॉन्ड लागू हुआ है 2018 से, और अब तक किन किन लोगों ने इसके माध्यम से राजनीतिक पार्टियों को चंदा दिया है, इसकी पूरी डिटेल मांगी गई है। और चुनाव आयोग को, जो इलेक्शन कमीशन है, उसको आदेश दिया है सुप्रीम कोर्ट ने कि वो इन सारे लोगों के नाम सार्वजनिक करे और अपने जो उनकी वेबसाइट है उस पर अपलोड करे। चुनावी बॉन्ड पहले जानते हैं, चुनावी बॉन्ड क्या है। 2017 के बजट में इसको लोकसभा में पेश किया गया था, संसद में, और वहां से पास कराने के बाद 2018 में इसको पास कराया गया और 2018 में इसको सूचित किया गया था। ये इसलिए लाया गया था क्योंकि 2018 के पहले जो चुनाव राजनीतिक पार्टियों को चंदा मिलता था, और उसमें किसी तरह की पारदर्शिता नहीं थी और काले धन का बहुतायत में उपयोग हो रहा था राजनीतिक पार्टियों को फंड करने में, और उसका कहीं ना कहीं लीगल और अनलीगल तरीके से लोग फायदा भी उठा रहे थे। तो उसमें पारदर्शिता लाने के लिए और काले धन के रोकथाम के लिए इसमें इस योजना को लागू किया गया था। उस समय के वित्त मंत्री अरुण जेटली जी ने इसको 7 जनवरी 2018 को एक आर्टिकल लिखा था कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। पिछले 7 दशकों से विभिन्न संस्थानों को मौजूद करने के बावजूद भारत एक पारदर्शी राजनीतिक फंडिंग सिस्टम विकसित कर नहीं कर पाया है। चुनाव राजनीतिक दल संसदीय लोकतंत्र की मूलभूत विशेषता है। चुनाव में पैसा खर्च होता है। राजनीतिक दलों को साल भर के कामकाज के लिए एक बड़ा खर्च शामिल होता है। पार्टियां पूरे देश में कार्यालय चलाती हैं, कर्मचारियों को वेतन देती हैं, यात्रा खर्च, राजनीतिक दलों के नियमित खर्च, चुनावी खर्च, चुनाव प्रचार यात्रा, चुनाव से संबंधित योजनाओं पर भारी खर्च करती है सर पार्टियां। लेकिन इनको जो फंडिंग होती है उसमें काले धन का बहुतायत में उपयोग होता है। तो इसके रोकथाम के लिए ये योजना लागू की गई थी। केंद्र सरकार ने 2017 में बजट में चुनावी बॉन्ड योजना के बारे में जानकारी दी थी और 2018 में इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड स्कीम संसद में पारित हुई और उसी साल इसको अधिसूचित कर दिया गया था। और जो सरकारी एसबीआई बैंक है, इसको अधिकृत किया गया था कि वही एसबीआई ही इस बॉन्डों को जारी करेगी। साल भर में 4 बार चुनावी बॉन्ड जारी, इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड जारी होते हैं। जनवरी में, अप्रैल में, जुलाई में और अक्टूबर में। ये साल में 4 बार चुनावी बॉन्ड जारी होते हैं। और इनकी जो लिमिट थी उसमें सबसे कम जो थी वो 1,000, 10,000, 10 लाख, 1 लाख, 10 लाख और 1 करोड़ रुपए के चुनावी बॉन्ड जारी होते थे। जो दानदाता थे या जो लोग इसको दान देना चाहते थे चुनावी पार्टियों को, वो इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड लोग एसबीआई बैंक से खरीद कर और उसको राजनीतिक पार्टियों को दे देते थे, और राजनीतिक पार्टियां उनको 15 दिन के अंदर वो उसको कैश करा सकती थी, अपने मतलब खातों में उसको ट्रांसफर करवा लेती थी। इसमें ये था कि इसमें पारदर्शिता की इसमें भी कमी थी, क्योंकि इसमें कौन चंदा दे रहा है उसके बारे में कोई जानकारी नहीं रहती थी, क्योंकि वो सारी जानकारी सिर्फ एसबीआई बैंक के ही पास रहती थी, ना तो चुनाव आयोग के पास होती थी और ना आम आदमी जो है। अनुच्छेद 19/1A है, जो सूचना के अधिकार के तहत आता है। उसमें इसको शामिल नहीं किया गया था, जिससे निजता का उल्लंघन हो रहा था। लोगों को जानकारी उपलब्ध नहीं होती थी, क्योंकि जो मतदाता है वो कहीं ना कहीं राजनीतिक पार्टियों से प्रेरित होता है, और चुनावी समय में जो है राजनीतिक पार्टियां इस धन का दुरुपयोग भी करती हैं।
छोटे मोटे लाभ देकर चुनाव को प्रभावित करने की कोशिश की जाती है। तो इसको ध्यान में रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने 15 फरवरी को 2024 को इसके तत्काल प्रभाव से रोक लगाई है। और एसबीआई बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को ये आदेश दिया है कि वो 7-8 मार्च तक जो है इन सभी जिन लोगों ने इन 5 सालों के बीच में चुनावी बॉन्ड खरीदे हैं और जिन पार्टियों को उन्होंने चंदा दिया है, उसको चुनाव आयोग को मुहैया कराया जाए और चुनाव आयोग 13 मार्च को तक जो है अपने वेबसाइट पे इसको प्रकाशित करे। इसमें एक चीज़ ये भी देखा जा रहा था कि जो राजनीतिक पार्टियां जो सत्ता में हैं, चाहे वो केंद्र में हो या राज्य में हो, उनको इसका ज़्यादा लाभ मिल रहा था और जो अन्य पार्टियां थे उनको उसका लाभ कम मिल रहा था। और ये भी देखा गया है कि जो सत्ता में है वो इसका अनुचित लाभ भी उठाने की कोशिश कर सकता था, क्योंकि एसबीआई बैंक सरकार का बैंक है और सरकार जब चाहे उनसे उसकी डिटेल निकलवा सकती है कि कौन संस्थान या कौन सा कॉर्पोरेट घराना या कौन से व्यापारी किस पार्टी को ज़्यादा चंदा दे रहा है। उस पर वो अनुचित तरीके से दबाव भी बना सकता था कि आप हमको फंड दें। दूसरा ये था कि इसमें अगर किसी को मालूम नहीं होता, किसी मतदाता या किसी संस्थान को या कोई ऑडिट नहीं होता, तो जो आदमी चंदा दे रहा है वो किस पार्टी को कितना चंदा रहा है और उसका वो क्या बेनिफिट उन पार्टियों से, उन राजनीतिक दलों से उठा सकता था, इसके बारे में विरोधाभास था। इसकी भी जानकारी नहीं होती थी। इसलिए सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डी वाई चंद्रचूड़ की अगुवाई में 5 जनों की संविधान पीठ ने भारतीय स्टेट बैंक एसबीआई को तत्काल प्रभाव से चुनावी बॉन्ड को बंद करने का निर्देश दिया है। जब से चुनावी बॉन्ड योजना शुरू हुई है तब से एक सवालों के घेरे में रही है, क्योंकि इसमें भी पारदर्शिता की कमी रही है। 2018 के पहले जो राजनीतिक पार्टियां जो है चंदा लेती थी, उसमें जो है अज्ञात स्रोतों से अधिक आय दिखाई जाती थी और 2 ही स्रोत है, या तो आप चेक के द्वारा चंदा ले सकते हैं या फिर कैश के द्वारा। और कैश के द्वारा जो राजनीतिक पार्टियां चुनाव आयोग को डिटेल भेज देती थी, उसमें यह आता था कि 70% तक जो है अज्ञात स्रोत से वो आय दिखाई जाती थी। मतलब कि उसमें किसी का कोई डिटेल नहीं रहता था, कोई 10 रुपए दे रहा है या 10 लाख दे रहा है, 10 करोड़ दे रहा है, उसका कोई कहीं अता पता नहीं होता था। और बाकी चेक के द्वारा लेता था। तो चेक से लोग चंदा देने में थोड़ा सा असहज महसूस करते थे, क्योंकि वो सरकार की नज़र में आ सकते थे और दूसरा उनके खाते में वो दिखता रहता था कि आपने किसको चंदा दिया है। तो इस वजह से ज़्यादातर लोग जो है कैश में चंदा देने की कोशिश करते थे और कहीं ना कहीं उस पर काला धन या अवैध तरीके से कमाया हुआ पैसा जो है चुनावी खर्चों में राजनीतिक पार्टियों को चंदा देने के काम आता था, और जिससे कहीं ना कहीं जो लोग चंदा देते थे वो कहीं ना कहीं राजनीतिक पार्टियों से या सरकार से उसका अनुचित लाभ भी उठाने की कोशिश करते थे। इसी को ध्यान में रखते हुए 2017 में इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड स्कीम लाई गई थी, ताकि राजनीतिक चंदा जो देते हैं उसमें पारदर्शिता लाई जाए। लेकिन जब से योजना लागू हुई थी तभी से इसमें भी विरोधाभास रहा है। अभी तक जो चुनावी चंदा दिया जाता था उसमें स्टेट बैंक के 29 शाखाओं के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड जारी किए जाते थे और उनको इनकैश कराने का अधिकृत किया गया था। इस लिस्ट में नई दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, गांधीनगर, चंडीगढ़, पटना, रांची, गुवाहाटी, भोपाल, जयपुर और बंगलौर और कई शाखाएं जो थी देश के अंदर अलग अलग क्षेत्रों में, इन्हीं के द्वारा ये बॉन्ड जारी किए जाते थे और यहीं पे इनको इनकैश कराया जाता था। इस योजना की खास बात है कि चंदे देने वाला अपनी पहचान गोपनीय रखते हुए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से 1 करोड़ तक रुपए के इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड खरीद सकता था और अपने मनपसंद पार्टी को ये डोनेट कर सकता था। तो सबसे बड़ा यही वो था
इसमें आर्टिकल 19 जो सूचना का अधिकार था उसका उल्लंघन हो रहा था, जिस वजह से इस पर रोक लगाई गई है। और क्योंकि इसमें भी कहीं ना कहीं राजनीतिक पार्टियों के और कॉरपोरेट घरानों का मिली भगत हो रही थी, इस वजह से इसको रोक लिया गया है। जब ये योजना लाई गई थी तो अरुण जेटली ने कहा था कि इस योजना से राजनीतिक फंडिंग के दो स्तर पर पारदर्शिता आएगी। पहला चंदे वाले के अकाउंट में रिफ्लेक्ट होगा और उसने कितने के इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड खरीदे हैं, और दूसरा राजनीतिक पार्टी को बताना होगा उसमें कितना चंदा मिला है। चुनावी बॉन्ड योजना का उद्देश्य राजनीतिक में काले धन के उपयोग को रोकना था, जैसा कि यूपीए के दूसरे कार्यकाल के दौरान प्रस्तावित इलेक्टोरल ट्रस्ट के जरिए हासिल करने की कोशिश की गई थी, लेकिन इसका उतना प्रभावी रूप से क्रियान्वयन नहीं हुआ और कहीं ना कहीं इसका जो लूज फॉल था उसका लोगों ने फायदा उठाया, जिसकी वजह से सुप्रीम कोर्ट ने इस पर रोक लगा दी है। बाद में चुनावी वित्त के संबंध में प्रमुख सुझाव भी दिए गए हैं। समय समय पर दान का विनिमय किया जाए। इसमें यह था कि विदेशी कंपनियों या विदेशी लोगों से जो चंदा लिया जाता है राजनीतिक पार्टियों पर, उस पर पूरी तरह से प्रभावी रोक लगाई जाए, ताकि विदेशी प्रभाव से राजनीति मुक्त रहे, देश की राजनीति को मुक्त रखा जाए। दूसरा, व्यय की सीमा निर्धारित की जाए। कौन जो राजनीतिक पार्टियां खर्चा करती हैं उस पर एक सीमा पे रोक लगाई जाए कि आप इतना ही पैसा खर्चा करें, इससे ज़्यादा नहीं कर सकते। तीसरा था राजनीतिक दलों को सार्वजनिक धन उपलब्ध कराया जाए। इसमें यह था कि सरकार जो है राजनीतिक पार्टियों को जो रजिस्टर्ड पार्टियां हैं, राष्ट्रीय और राज्य स्तर की पार्टियां हैं, क्षेत्रीय पार्टियां, उनको सरकार की तरफ से धन उपलब्ध कराया जाए और उसकी सीमा निर्धारित की जाए। उनको वोटिंग परसेंटेज के हिसाब से कौन पार्टी कितनी ज़्यादा परफॉर्म कर रही है चुनाव में, उसी हिसाब से उनको पैसे दिए जाएं। इसके अलावा कई सारे पारदर्शिता और गुमनामी को संतुलित किया जाए। सबसे बड़े में एक यह होगा कि पारदर्शिता और गुमनामी को वैध सार्वजनिक हितों को संतुलित किया जाए, जिसमें इस दानदाता के जो करनार सार्वजनिक नहीं किया जाता, उसमें ये किया जाए कि जो भी दान दे रहा है उसका नाम सार्वजनिक किया जाए कि कौन सा आदमी या कौन सा कॉर्पोरेट घराना सबसे ज़्यादा चंदा किस पार्टी को दे रहा है, ताकि इसमें पारदर्शिता आएगी और लोग जो है जो भी चंदा देंगे, जो राजनीतिक पार्टियां चंदा देंगी, उसको उनके ऊपर एक तरह से दबाव बना रहेगा। इसी तरह राष्ट्रीय निर्वाचन कोष की स्थापना की जाए सरकार के द्वारा और वो राजनीतिक पार्टियों को फंड करे। लेकिन क्योंकि चुनाव में और राजनीतिक पार्टियों का जो खर्चा होता है वो हजारों करोड़ रुपए का होता है सालों में, जो राष्ट्रीय पार्टियां हैं या जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं उनको भी करोड़ों रुपए में खर्चा होता है, तो सरकार के द्वारा इतना धन मुहैया कराना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इसमें फिर विकास योजनाएं और जो सार्वजनिक खर्च हैं उस पर प्रभाव पड़ेगा। तो ये चीज़ नहीं हो सकती थी। ये हो सकता है कि इसमें जो है एक लिमिट बना दी जाए कि कौन चुनावी खर्च कितना होगा, कार्यालय खर्च कितना होगा, और एक पार्टी कितना साल भर में कितना चंदा ले सकती है, इससे ज़्यादा चंदा नहीं ले सकती है। और आदमी अगर चंदा देता है तो उसकी भी लिमिट रहे कि एक आम मतदाता या कॉर्पोरेट घराना निगम कितना चंदा दे सकता है, तो इस पर भी एक थोड़ी बहुत प्रभावी रोक लग जाएगी। उसके अलावा चुनाव के वित्त पोषण पर जीत गुप्ता समिति 1998 कम वित्तीय ने एक सिफारिश की थी कि कम वित्तीय संस्थानों वाले दलों के लिए निष्पक्ष अवसर के निर्माण के राज्यों द्वारा चुनाव वित्त पोषण का समर्थन किया है। अनुशासित सीमाएं, राज्य वित्त केवल राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय दलों को आवंटित किया जाएगा, स्वतंत्र उम्मीदवारों को नहीं। आरंभ में राज्य वित्त पोषण को साधन के रूप में प्रदान किया जाए, जहां मान्यता प्राप्त दलों को उनके उम्मीदवारों को कुछ विशेष सुविधाएं प्रदान की जाए। समिति ने आर्थिक बाधाओं को स्वीकार किया और पूर्ण राज्य वित्त पोषण के बजाय आंशिक वित्त पोषण का सिफारिश की थी। इसी तरह निर्वाचन आयोग ने 2004 की रिपोर्ट में राजनीतिक दलों को अपने खातों को सार्वजनिक करने, हर वर्ष अपने खातों को सार्वजनिक करने की आवश्यकता पर बल दिया था, ताकि आम जनता और वित्तीय संस्थानों द्वारा इसकी समीक्षा सुनिश्चित की जा सके। उसके अलावा कैग नियंत्रक और महालेखा परीक्षक
के अगुवाई में अनुमोदित फर्मों द्वारा ऑडिट किए जाने पर शुद्धता सुनिश्चित करने और ऑडिट किए गए खातों को सार्वजनिक किया जाना चाहिए। राजनीतिक दलों के कैग भी इसका जो है इसको राजनीतिक दलों के खातों को ऑडिट करे, जिससे उनके ऊपर दबाव बने रहेगा और वो अवैध या काला धन लेने से बचेंगे राजनीतिक पार्टियां। इसी तरह विधि आयोग ने 1999 में कुछ सिफारिशें के लिए इसमें चुनाव के लिए कुल राज्य वित्त पोषण को इस तथ्य के साथ वांछनीय बताया गया था राज्य लोग को अंशोधित प्राप्त करने के प्रतिबंधित किया जाए। विधि आयोग की वर्ष 1999 की रिपोर्ट में राजनीतिक दलों के खातों का रखरखाव, ऑडिट, प्रकाशन के लिए और गैर अनुपालन के लिए दंड के शासन जनप्रतिनिधि अधिनियम 1991 के में संशोधन करने का प्रस्ताव किया था, ताकि चुनावी फंडिंग में काले धन पे और गलत तरीके से कमाए हुए पैसे को खपाने पे रोक लगे। 15 फरवरी 2024 भारत के लोकतंत्र की एक ऐतिहासिक दिन रहा है, क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय ने चुनावी बॉन्ड योजना को निरस्त करते हुए ऐतिहासिक निर्णय लिया है। न्यायालय ने लोकतंत्र को संविधान के मूल संरचना के रूप में बराबर रखते हुए इसके समक्ष प्रस्तुत हर चुनौतियों को संबोधित करते हुए सम्मत निर्णय में इस योजना को असंवैधानिक बताया। इस निर्णय के अनुसार सरकार को चुनावी बॉन्ड जारी करना बंद करना होगा और भारत के निर्वाचन आयोग के समक्ष सभी प्रासंगिक सूचना का प्रकटीकरण करना होगा। न्यायालय के निर्णय में इस योजना में सूचना के अधिकार के उल्लंघन को उजागर किया गया है और सरकारों के तर्क को खारिज कर दिया गया है, जहां न्यायालय ने बलपूर्वक कहा कि संविधान सभी संभावित दुरुपयोग की अनदेखी नहीं कर सकता है। तो ये जो सुप्रीम कोर्ट ने इस इलेक्ट्रॉनिक चुनावी बॉन्ड या चुनावी बॉन्ड योजना पर रोक लगाई है, ये अच्छा कदम है, क्योंकि अभी तक 70 साल हमारे देश को आज़ाद हो गया है और तब से हमारा जो लोकतंत्र है वो फल फूल रहा है। दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, लेकिन उसके बाद भी एक पारदर्शी चुनावी प्रबंधन या चुनाव में काले धन पे प्रभावी रोक लगाने का एक कोई सिस्टम अभी तक नहीं बन पाया है। तो ये समझा जाना चाहिए और ये आशा की जानी चाहिए कि इस रोक के बाद सरकार और जो संस्थाएं हैं, निर्वाचन आयोग, इलेक्शन कमीशन, वो एक ऐसा सिस्टम बनाएगी जिससे राजनीतिक पार्टियों को जो जनता दिया जाता है उसमें काले धन पे रोक लगेगी और एक पारदर्शी व्यवस्था कायम होगी। इससे दो चीज़ें होंगी, एक तो काले धन पे प्रभावी रोक लगेगी, दूसरा जो राजनीतिक पार्टियां हैं उन पे जो कॉर्पोरेट घरानों या जो भी चुनावी धन देता है, चुनाव पार्टियों को धन मुहैया कराते हैं जो संस्थाएं, उनका एक तरह से पार्टियों के ऊपर, राजनीतिक दलों के ऊपर दबाव कम होगा, क्योंकि अगर कोई काला धन दे रहा है, ज़्यादा पैमाने पे किसी पार्टी को फंड कर रहा है, तो उसका कहीं ना कहीं अनुचित लाभ वो लेने की कोशिश करेगा अपने व्यवसाय को बढ़ाने के, अपने प्रभाव को बढ़ाने के लिए। ये देखा भी गया है और ये अभी तक चलता ऐसा ही आ रहा है, क्योंकि राजनीतिक पार्टियां या जो भी संस्थाएं हैं वो कहीं ना कहीं कोई ना कोई नियमों का उल्लंघन करती हैं और उसमें लूप होल निकाल के अपना काम निकाल ले जाती हैं। तो ये सुप्रीम कोर्ट ने जो ये किया है, ये अच्छा कदम है और आगे इस पर सरकार कैसा कदम, प्रभावी कदम उठाएगी और चुनाव आयोग कैसे इस पे काम करेगा, ये देखने वाली बात होगी। ये सामान्य अध्ययन के विषय में, सामान्य अध्ययन में आता है। ये मेरा यूट्यूब चैनल है @political2020। इसको आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ताकि और लोगों को जो और भी वीडियो आए सब लोगों के पास पहुँचे। ये आज जो हमने बात की इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड स्कीम योजना के बारे में, इसमें जो सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आया है इसके बारे में, मुझे लगता है आप लोगों को सही काफ़ी अच्छी जानकारी इस पर उपलब्ध हुई होगी। जय हिंद, जय भारत।